लेकिन मैं माइक ऑफ रख लेंगे, किसी का माइक ऑन है तो माइक ऑफ रखेगा। मनु मेरे पास ऑप्शन नहीं आ रहा, मेरा माइक ऑफ कर दियो। कर दिया माइक ऑफ मन्नू उसका? यस सर कर दिया। चलो ठीक है, रिकॉर्डिंग मैंने स्टार्ट कर रखी है। चलो ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में म्यूटेशन पढ़ लिया था। तो म्यूटेशंस में जो हमने पढ़ा था बेटा, टाइप्स ऑफ म्यूटेशन सारा डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने क्रोमोसोमल एबेरेशंस पढ़ लिया था। हम लोगों ने जीनोमैटिक म्यूटेशन पढ़ लिया था और जीन म्यूटेशन भी पढ़ लिया था। ठीक है, हम लोगों ने अमीनो एसिड रिप्लेसमेंट भी पढ़ लिया था। तो मुझे एक दो आंसर करना, फटाफट आगे बढ़ते हैं। क्रूडियो चैट सिंड्रोम किस वजह से होता है? तो डुप्लीकेशन होती है सर इसके अंदर। नहीं, डुप्लीकेशन नहीं होती है, गलत बोल रहे हो मुकुल। कोई और? कोई नहीं बता पाएगा क्लास में? डिलीशन वगैरह होता है शायद। डिलीशन वगैरह सर होता है? शायद डेफिशिएंसी की वजह से। डिलीशन अब मुझे बताया था। डेफिशिएंसी से होता था। डिलीशन Deficiency डेफिशिएंसी। हेट्रोजाइगोट। टर्मिनल डिलीशन की वजह से। बिल्कुल सही बोला, टर्मिनल फिफ्थ क्रोमोसोम के स्मॉल आर्म। वैसे यही हाँ। अच्छा, बार आई इन ड्रोसोफिला किस वजह से? ये था डुप्लीकेशन से होता है। सर ये डुप्लीकेशन ये हेट्रोजाइगोट। टर्मिनल डिलीशन से होता है। एक्स क्रोमोसोम डुप्लीकेशन। डुप्लीकेशन इन हेट्रोजाइगोट। डन है बेटा, डन, ये सही सर बोल एक्स रहे हो। क्रोमोसोम। यस सर यस सर यस सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो, बिल्कुल सही बोला मुकुल ने। अच्छा ये बताओ मुझे, हम लोगों ने ये पढ़ा था, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस वजह से? सर क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम किस वजह से, बोलो बेटा। सर ट्राइसोम में होती है ना, मतलब एक्स एक्स वाई गायनेकोमास्टिया कंडीशन। बिल्कुल सही। हाइपरप्लॉइडी। डाउन सिंड्रोम? कौन सा सर? सर वो भी हाइपर ट्राइसोमी होती थी 21st हाइपरप्लॉइडी। नहीं बेटा, हाइपरप्लॉइडी। ट्राइसोमी ऑफ 21st। ट्राइसोमी ऑफ 21 क्रोमोसोम, सही बोला। टर्नर सिंड्रोम, टर्नर बोलो, टर्नर सिंड्रोम। मोनोसोमी, हाँ 44 सर एक क्रोमोसोम निकल जाता है सर। 44 प्लस एक्स हो। फीमेल्स में होता है। यस सर। हाँ 45। हाँ गुड। थैलासीमिया किस वजह से होता है? थैलासीमिया ऐसा नॉनसेंस मिससेंस म्यूटेशन। नॉनसेंस, स्टॉप कोड होना सर रहता है वो ना। छोटी हो जाती है, अल्फा चेन या बीटा चेन। म्यूटेशन। हाँ अल्फा, बिल्कुल सही बोला बेटा। सिकल सेल एनीमिया? सर वो सब्स्टिट्यूशन। मिससेंस। मिस सेंस की वजह से, बिल्कुल डिलीशन और सब्स्टिट्यूशन, सही पॉइंट बोला बेटा, म्यूटेशन भी। पॉइंट म्यूटेशन। सब्स्टिट्यूशन तो होता है सर। बिल्कुल सही बोला बेटा। सब्स्टिट्यूशन, पॉइंट म्यूटेशन, मिस सेंस, सारा सही है ये। ठीक है, कौन सा कोडॉन किससे रिप्लेस हो जाता है, कोई बता पाएगा? किसमें सर? इसमें GAG से GUG। GAG GUG। बिल्कुल सही, गग गुग में चेंज हो जाएगा, गग गुग में, मतलब ग्लूटामिक एसिड जो बना रहा था वो वैलिन बनाएगा, है ना। ये भी पढ़ लिया था। बीटा चेन की कौन सी पोजीशन, कोई बता पाएगा? किस पोजीशन पे होता है? क्या मुकुल? सर 6 पोजीशन। बिल्कुल सही बोला, 6 पोजीशन पे होता है बेटा। बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही बोला। अच्छा ठीक है बेटा, ये हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, आगे डिस्कस करते हैं। किसी को कुछ पूछना है, आगे बढ़ूं मैं? यस सर। ठीक है यस सर आगे बढ़ो। सर ये बस बर्केट लिम्फोमा था सर। बर्केट लिम्फोमा। बर्केट लिम्फोमा, सुनो, बर्केट लिम्फोमा जो था बेटा, बर्केट लिम्फोमा में 8वें क्रोमोसोम से 14वें क्रोमोसोम में ट्रांसलोकेशन होती है अबल्सन जीन की, ABL। ठीक है, ये जीन का नाम, हाँ जीन का नाम नहीं पढ़ना बेटा, अबल्सन जीन होता है 8 से 14 क्रोमोसोम, ये है बर्केट लिम्फोमा में। अच्छा ये हमने पूरे सारा, हाँ ठीक है, ये सारा हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। तो आगे हम डिस्कस कर लेते हैं एक बार और। आगे हम लोगों ने, मैंने फॉरवर्ड म्यूटेशन और बैकवर्ड म्यूटेशन भी, रिवर्स म्यूटेशन भी बता दिया था, है ना। यस सर। यस तो आगे, और रिसेसिव में चेंज। हाँ आगे हम पढ़ते हैं बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। सुन अब,
बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ ओरिजिन। अभी म्यूटेशन करनी हुई। अभी म्यूटेशन ही चल रही है। बेस्ड ऑन सोर्स ऑफ म्यूटेशन। और होती है स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन। आसान है बहुत। स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन और इंड्यूस म्यूटेशन, और इंड्यूस म्यूटेशन। अब सुनेंगे बेटा, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नाम बोल रहा है, स्पॉन्टेनियसली, नेचुरली होती हैं, दे अकर नेचुरली। these mutations occurs naturally, these mutations occurs naturally, ये naturally होती है बेटा, ठीक है। ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। कैसे होती हैं? ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स, ड्यू टू द इंटरनल फैक्टर्स। वो इंटरनल फैक्टर्स क्या है? सच एज कॉपी एरर। कॉपी एरर समझ रहे हो बेटा? कॉपी एरर मतलब डीएनए पॉलीमरेज जो होता है ना, उससे गलती हो जाए और वो रिपेयर भी ना हो पाए, तो उसे बोलते हैं कॉपी एरर। कॉपी एरर के कारण हो सकती है, ठीक है। अच्छा, डीएमिनेशन के कारण भी हो सकती है, जैसे डीएमिनेशन। डीएमिनेशन 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 क्या होता है बेटा? जैसे सपोज करो डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन, साइटोसिन का अमाइन ग्रुप हटा दिया जाए। साइटोसिन का कौन सा ग्रुप हटा दिया जाए? अमीन ग्रुप, अमीनो ग्रुप। तो अगर वो हटा दिया जाए अमीन ग्रुप, तो उसको बोलते हैं डीएमिनेशन। तो साइटोसिन तो खराब हो गया ना। डीएमिनेशन ऑफ साइटोसिन जैसे होता है, टॉटामर्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा था टॉटामर्स, पढ़े हैं? जैसे पढ़े हैं टॉटामर्स जैसे बेटा, Functional अगर कोई कीटो फॉर्म है, कीटो फॉर्म किस में चेंज हो जाए? इनॉल में, ठीक है। इनॉल में। अगर कोई अमीनो फॉर्म है, अमीनो फॉर्म इमीनो में चेंज हो जाए, तो उसको बोलते हैं टॉटामर्स। हाँ, मतलब उसको बोलते हैं टॉटामर्स। अब मतलब कहने का मतलब ये है कि जो स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन होती है, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इंटरनल फैक्टर्स की वजह से आती है। या तो डीएनए पॉलीमरेज में गड़बड़ हो गई, या साइटोसिन कोई नाइट्रोजन न्यूक्लियोटाइड से अमीनो ग्रुप हट गया, ये टॉटामर्स बन गए, ठीक है। NH2 जैसे ये होता है ना, अमीनो NH2 ग्रुप, अमीनो होता है NH2, NH2 ग्रुप से NH बन जाए, NH2 से क्या बन गया? NH। तो उसको बोलते हैं हम लोग अमीनो से इमीनो। तो इसको बस रीड कर लेना, स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नेचुरली हो जाती है। इंड्यूस म्यूटेशन नाम बोल रहा है, इंड्यूस करना। इंड्यूस मतलब आर्टिफिशियली। तो ये जो म्यूटेशन होती है आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है। और कैसे आर्टिफिशियली इंड्यूस की जाती है? बाय म्यूटाजेंस, बाय म्यूटाजेंस। तो हम लोग जो लैब में जो एक्सपेरिमेंट करते हैं बेटा, वो हम लोग ये इंड्यूस करते हैं। हम लोग म्यूटेशन को इंड्यूस करेंगे, फिर हम अपना आगे रिसर्च करेंगे, ठीक है। तो इंड्यूस म्यूटेशन में हम म्यूटाजेंस का यूज करते हैं। तो जो हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, म्यूटाजेंस पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो बाय यूजिंग द म्यूटाजेंस वी कैन इंड्यूस अ म्यूटेशन इन एनी ऑर्गेनिज्म, ठीक है। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ। एक अबल्स्कस एस्कुलेंटा, अबल्स्कस एस्कुलेंटा क्या होता है? ये ओकरा। ओकरा क्या होता है? ओकरा लेडी फिंगर। लेडी फिंगर। लेडी फिंगर, अबल्स्कस एस्कुलेंटा। अब सुनो, लेडी फिंगर में ये जो हमारा है, इसमें क्या होती है? एक डिजीज होती है इस प्लांट को, इसको एक डिजीज होती है, एक वायरस है, येलो मोजाइक वायरस। ये इसको डिजीज करता है। और हम लोगों को नेचर में इस डिजीज ऐसा कोई प्लांट भी नहीं मिला अब तक। तो हम लोगों ने क्या काम किया बेटा? हम लोगों ने इस प्लांट में म्यूटेशन कॉज करी, म्यूटाजेंस से, म्यूटाजेंस दिए एक्सपेरिमेंटली। और हमने एक ऐसा अबल्स्कस एस्कुलेंटा बनाया, ऐसा एक लेडी फिंगर वाला प्लांट बनाया जो इस वायरस के लिए रेजिस्टेंट था। तो ये कैसे बन पाया? बिकॉज ऑफ म्यूटेशन। हमने म्यूटेशन इंड्यूस कराया। ये तो बहुत रेयर इवेंट है, बहुत मुश्किल से होते हैं ये एक्सपेरिमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने ये जो म्यूटेशन क्रॉस कराया, और ये प्लांट लेडी फिंगर उस वायरस के रेजिस्टेंट बन गया, क्योंकि उसमें जीन में चेंजेस आ गई कुछ। तो जीन्स में क्या आ गई? चेंजेस। तो ये इंड्यूस म्यूटेशन कहलाएगा बेटा। हमने म्यूटेशन इंड्यूस करी और कुछ चेंज कर दिया। दिस इज अ इंड्यूस म्यूटेशन, जो हम इसको रिसर्च में बहुत यूज करते हैं।
तो हम लोग यहाँ पे जो म्यूटेजेंस पढ़ रहे हैं, म्यूटेजेंस इंड्यूस म्यूटेशन को इंड्यूस करा देते हैं। जैसे मैंने ये बताया एक अबस्कस एस्कुलेंटा का केस, ठीक है, ओकरा भिंडी का केस, ठीक है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं बेटा, आगे हम पढ़ते हैं म्यूटाजेंस। म्यूटाजेंस परम्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं मनु क्या बोल रहे हो बेटा? सर, म्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं। म्यूटेशन से क्वेश्चन आते हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दिया हुआ है ना। सर आपने जितने पॉइंट्स पढ़ाया जितने टाइप्स हैं सब दे रखे हैं एनसीईआरटी में। सारे दिए हुए हैं? नहीं सर, आधा पेज भी नहीं सर एनसीईआरटी में म्यूटेशन में। हाँ, Yes, आधा sir. पॉइंट हमें सारा पढ़ना है बेटा, सब पढ़ना है, ठीक है। अब सुनो म्यूटेजेंस बेटा, म्यूटेजेंस के टाइप्स होते हैं बहुत सारे। अब सुनो कौन कौन से म्यूटेजेंस हमें पढ़ने हैं। हमें पढ़ना है फिजिकल म्यूटेजन, फिजिकल म्यूटेजन पढ़ना है हम लोगों को केमिकल म्यूटेजन पढ़ना है बेटा, केमिकल म्यूटेजन पढ़ना है, ठीक है। केमिकल एक होते हैं, बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस भी होते हैं। इसमें तुम्हारे इसमें गिवन नहीं है, मैं बता दूंगा, तुम लोग सर ने बताया होगा तुम्हें डिजीज वाले में, ठीक है। बायोलॉजिकल म्यूटेजेंस भी होते हैं। फिजिकल म्यूटेजेंस बेटा जैसे यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। पहले फिजिकल म्यूटेजेंस डिस्कस करेंगे, फिर केमिकल, फिर बायोलॉजिकल, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ तुम्हारा फिजिकल म्यूटेजन। सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं फिजिकल म्यूटेजन। तो नाम बोल रहा है फिजिकल म्यूटेजन। फिजिकल म्यूटेजन किस वजह से होता है? ये रेडिएशंस की वजह से होता है बेटा, रेडिएशंस की वजह से होगा, ठीक है। रेडिएशंस दो टाइप की हो सकती हैं, नॉन आयनाइजिंग और आयनाइजिंग। ये थोड़ा पूछ सकता है इस पे क्वेश्चन, ठीक है। नॉन आयनाइजिंग में यूवी रेज आती है बेटा, यूवी रेज, और आयनाइजिंग में एक्स रेज, गामा रेज आती हैं। अब सुनना इनके बारे में थोड़ा सा। यूवी रेज बेटा क्या काम करती है? यूवी रेज आयनाइजिंग रेडिएशन, नॉन आयनाइजिंग है यूवी रेज। तो यूवी रेज क्या करती हैं? जैसे भाई हम लोगों को बोला जाता है धूप में मत निकलो ज्यादा, या निकलो तो सनस्क्रीन लगाओ। तो यूवी बेटा यूवी रेज क्या करती हैं? हमारे स्किन को, उसके सेल्स को डैमेज कर देती हैं, और अगर ज्यादा एक्सपोजर होगा तो वो स्किन कैंसर भी करा सकती हैं। तो यूवी रेज एक्चुअली क्या करती है देखना, जो डीएनए होता है ना बेटा, हमें पता है भाई सी की जगह जी ऐसे होता है, कुछ इस टाइप से होता है, टी की जगह ए, ठीक है, ए की जगह टी, ए की जगह टी, ये ऐसे बॉन्ड होते हैं, ठीक है। अब इस केस में क्या होता है बेटा, यूवी रेस क्या करती है, ये थायमीन का डाइमर फॉर्म कर लेती हैं। ये जो थायमीन है, देख रहे हो, टी और टी, ये और टी और टी, ये आपस में मिल जाएंगे, ये आपस में भी ज्वाइन हो जाते हैं। भाई इनमें लिंक तो होता है फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड के अलावा इनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग और हो जाती है, जिसके कारण ये बहुत क्लोज आ जाएंगे, बहुत टाइटली ज्वाइन हो जाएंगे। इसको बोलते हैं थायमीन डाइमर। तुम्हारे मॉड्यूल में लिखा हुआ ऐसा, लेकिन इसको एक्सप्लेन नहीं किया, थायमिडिन डाइमर। तो तुम लोगों को अगर थोड़ा सा याद हो, या तुम लोग देखते भी हो, जो हमारे आरओ सिस्टम होते हैं, आरओ सिस्टम जो हम लोग वाटर प्यूरिफायर यूज करते हैं, तो आरओ Yes, sir. सिस्टम में यूवी रेज भी यूज होती है, पता है तुम लोगों को? यस सर, यूवी रेडिएशन, यूवी फिल्टर के नाम, यस सर, यूवी आता है। फिल्टर मार्केट में, हाँ। तो ये एक्चुअली क्या करता है बेटा, ये जो माइक्रोब्स होते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, ये सब माइक्रोब्स होते हैं, तो यूवी रेज देने से उनके अंदर क्या होता है, म्यूटेशंस हो जाती हैं, थायमिडिन डाइमर बन जाता है। जब थायमिडिन डाइमर बनेगा, थायमीन आपस में ज्वाइन हो जाते हैं यहाँ पे, तो थायमीन डाइमर बनने के कारण वो रेप्लिकेशन नहीं कर पाएगा। रेप्लिकेशन अगर नहीं हो पाएगा तो माइक्रोब मारा जाएगा वो। तो यूवी से म्यूटेशन हो जाती है। और यूवी रेज जो होता है बेटा, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन में आता है। अगर थोड़ा देखें तो यूवी के 3 टाइप्स होते हैं, यूवी ए, यूवी बी, यूवी सी। यूवी ए की जो वेवलेंथ होती है वो 320 टू 420 नैनोमीटर, यूवी बी की 280 टू 320 नैनोमीटर, यूवी सी की 100 टू 280 नैनोमीटर। तुम लोगों में से कोई बताएगा कि कौन सी ज्यादा यूवी हार्मफुल होगी? ए बी सी में से कौन सी ज्यादा हार्मफुल होगी? सी वाली। सी हाँ। वाली सर, सी वाली 100
वाली बिकॉज एनर्जी Frequency ज्यादा होगी। हाँ बिकॉज Frequency एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल ज्यादा टू होगी तो वेवलेंथ। reason रहेगी रहेगी। हाँ तो वेवलेंथ सबसे कम मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये रिलेशन तुम फिजिक्स में पढ़ते हो ना, केमिस्ट्री में कुछ भी केमिस्ट्री में केमिस्ट्री में पढ़ा केमिस्ट्री में NSC का जानना। न्यूक्लियर फिजिक्स भी होती है। चलो कोई नहीं, किसी में भी आता है ये। खैर ये हमारा लैम्डा वेवलेंथ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एनर्जी ज्यादा होगा, तो यूवीसी में सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाएगी, तो यूवीसी इज मोर हार्मफुल। यूवीसी इज मोर हार्मफुल, थोड़ा हमें याद रखना है, यूवीसी ज्यादा खतरनाक होती है बेटा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस जो होती हैं, आयनाइजिंग रेडिएशंस जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, एक्सरेज या गामा रेज, गामा रेज ये क्या काम करती हैं? ये सीधे का सीधा क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देती हैं, ब्रेक्स द क्रोमोसोम, क्रोमोसोम को सीधा का सीधा ब्रेक कर देगी। ठीक है, तो ये तो बहुत ज्यादा लीथल होती हैं। ठीक है, और कैंसर कॉजिंग होती हैं, कैंसर कॉजिंग बहुत ज्यादा लीथल होती हैं। तभी तो एक्सरेज जहाँ होती हैं तो लिखा होता है कि एंट्रीज प्रोहिबिटेड, तो ये सब लिखा रहता है। तो बेटा ये हमारे फिजिकल म्यूटाजेंस थे, बस छोटा सा टॉपिक था, ये पढ़ना था। नेक्स्ट हमें पढ़ना है केमिकल म्यूटाजेंस। अरे गामा रेज वगैरह क्या होती है? गामा रेज, अल्फा रेज। गामा रेज तो सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग होती है ना, सबसे ज्यादा डीप में पेनिट्रेट कर जाती हैं, तुमने पढ़ा होगा आपकी फिजिक्स या केमिस्ट्री में। गामा रेज सबसे ज्यादा खतरनाक होती हैं। सर कहाँ पे यूज होती है? MRI वगैरह में यूज होती है क्या? क्या? MRI वगैरह में यूज होती है क्या सर ये? नहीं, एमआरआई में कैसे यूज करते हैं? सबसे ज्यादा खतरनाक होती है गामा रेज, सबसे ज्यादा पेनिट्रेट कर जाती हैं अंदर, डीप में पेनिट्रेट करती हैं। गामा रेज को नहीं यूज करते हैं कभी। केमिकल म्यूटेशंस में जो हमें पढ़ना है बेटा, देखना इसमें पढ़ना है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स, इसमें पढ़ना है बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है, इसमें हमें पढ़ना है बेस एनालॉग्स। ठीक है, अब सुनना, बेस एनालॉग्स क्या होते हैं और ये सब। सबसे पहले इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या होते हैं बेटा, सुनना बहुत इजी है। कुछ डाइज होती हैं, जैसे एक्रिडिन डाई, ठीक है, ETBR, इथिडियम डाइब्रोमाइड, ये तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है। ETBR का मतलब होता है इथिडियम डाइब्रोमाइड, इथिडियम ब्रोमाइड भी बोल देते हैं। तुम लोगों को याद होगा जिसने बायोटेक पढ़ी है, जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस, यस Yes, सर sir, पढ़ा है। उसमें Yes, sir. आते हैं सर अपने सर सिलेक्टिव जिसमें Yes, हमने sir. डाई ली थी आपने सर, Yes, ऑरेंज sir. कलर का हो जाता है। हाँ Yes, इथिडियम sir. ब्रोमाइड ETBR यूज किया था उसमें। खैर एक्रिडिन डाइज और ETBR, अब सुनना जरा बेटा कि क्या करते हैं। ये सपोज करो DNA है, ठीक है भाई, उसमें कुछ ऐसा है, या तुम सीधा DNA से RNA बना, DNA से क्या बना, mRNA पे कुछ ना कोडॉन्स आ गए, AUG CCC GUG GAG ट्रांसक्रिप्शन से आ गए। अब क्या हुआ बेटा, इंटरकैलेटिंग में कुछ ये जो डाइज होती हैं क्या होती हैं, ये ना कि बीच में आके फंस जाती हैं, यहाँ पे आके डाई बैठ गई। जब ये इंटरकैलेट कर जाएगी, अब रीडिंग फ्रेम ना चेंज, जैसे AUG तो कोडॉन अमाइनो एसिड बनाएगा, CC अपना बनाएगा, लेकिन जब ये बीच में आके बैठ गई तो इनका रीडिंग फ्रेम डिस्टर्ब हो जाता है, मतलब एडिशन म्यूटेशन। अब ये जो GUG था वो GUG कोड नहीं होगा, अब ये डाई ना ये कोडॉन का पार्ट बन जाएगी, जिसके कारण फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, फ्रेम शिफ्ट हो जाएगा तो म्यूटेशन कर जाएगी। तो नाम बोल रहा है इंटरकैलेट कर जाना, बीच में जाकर बैठ जाना। इंटरकैलेट मतलब बीच में दखल देना, तो बीच में दखल देगा, mRNA के बीच में जाके बैठ गया। जब mRNA के बीच में जाके बैठ गया तो दिक्कत करेगा ये इंटरकैलेटिंग। ठीक है, क्या दिक्कत करेगा, फ्रेम शिफ्ट करा देगा। तो इंटरकैलेटिंग एजेंट्स क्या करते हैं, फ्रेम शिफ्ट करा देते हैं बेटा। ठीक है, इसमें हमने एग्जांपल लिखे, एक्रिडिन डाई, ETBR, एक डाई और होती है प्रोफ्लेविन। ठीक है, ये सारे नाम याद करने की जरूरत नहीं है, ये बेटा ये काम करती है। नेक्स्ट है हमारा बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स। ठीक है,
बेस मॉडिफाइंग एजेंट्स में सबसे पहले सुनना, इसमें आता है डीएमिनेटिंग एजेंट्स। डीएमिनेशन हमने देखा था, डीएमिनेशन या डीएमिनेटिंग एजेंट्स। इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं, कॉज बाय HNO2। HNO2 क्या होता है? क्या होता है HNO2? नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रस एसिड होगा, HNO3 होता है। HNO से होता है वो। नाइट्रस एसिड। अब ये क्या काम करेगा? नाइट्रस सुनो एसिड। बेटा, ये क्या काम करेगा? डीएमिनेटिंग एजेंट्स क्या काम करेगा? जैसे सपोज करो कई जगह एडेनोसिन है, ए है, तो एडेनोसिन का डीएमिनेशन कर देगा, अमाइनो ग्रुप हटा देगा। जब एडेनिन का डीएमिनेशन होता है वो कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथेन में, तो बेस मॉडिफाई हो गया। ठीक है, ये क्या काम कर, ठीक है ध्यान से सुनना, एडेनिन को क्या काम किया? एडेनिन का अमीनो ग्रुप हटा दिया, अमीनेशन है ना डी, और कन्वर्ट हो जाता है ज़ैंथेन में। जब बेस मॉडिफाई हो गया क्या होगा? म्यूटेशन होगा। इसका एक बी पार्ट है, एल्काइलेटिंग एजेंट। एल्काइलेटिंग एजेंट नाम बोल रहा है एल्काइलेशन। एल्काइलेशन मतलब Alkyl। कॉज बाय मस्टर्ड गैस। ये मस्टर्ड गैस बेटा 3 टाइप की होती हैं, EMS, MMS और MES। EMS मतलब तुम्हें इतना याद, इथाइल मीथेन सल्फोनेट। तो तुम लोग अपने रफ में लिखना चाहे, इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल इथेन सल्फोनेट। देखो इथाइल मीथेन सल्फोनेट, मिथाइल मीथेन सर ये सल्फोनेट, सब याद रखने की जरूरत है? बिल्कुल नहीं जरूरत। ठीक है, बस मैं तुम्हें बताया। तो ये एल्काइलेटिंग एजेंट्स है बेटा, ये एल्काइल ग्रुप को ऐड कर देंगे, और एल्काइल ग्रुप को ऐड करने से क्या होगा? म्यूटेशन कॉज होगा। नेक्स्ट है बेटा बेस एनालॉग्स, सुन लो बस, बेस एनालॉग्स पे इसने एलन ने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे अपने उसमें, अपने टेस्ट सीरीज में। क्या होता है बेस एनालॉग्स? मतलब बेस एनालॉग्स का मतलब समझना क्या है, देखो ये जो एक होता है 5 ब्रोमो यूरेसिल, ये क्या होता है? जहाँ पे थाइमीन होता है ना, जिस यहाँ पे थाइमीन होगा, सपोज करो कि ये यहाँ पे थाइमीन बैठा है, तो ये क्या काम करेगा? बेस एनालॉग थाइमीन को हटाएगा, खुद बैठ जाएगा, 5 ब्रोमो यूरेसिल खुद बैठ जाएगा। मैंने बी लिख दिया। तो जब ये 5 ब्रोमो यूरेसिल आएगा तो ये थाइमीन को रिप्लेस कर देगा, खुद जाके बैठ जाएगा, सब्स्टिट्यूट कर दिया एक तरह से, एनालॉग है ये, एनालॉग। तो बेस को थाइमीन को हटा के खुद बैठ गया। जब खुद बैठ गया तो डेफिनेटली दिक्कत करेगा, कोडॉन को चेंज कर देगा, म्यूटेशन कॉज कर देगा। ठीक है, जैसे एक है 5 आइडो यूरेसिल, ग्वानिन की जगह बैठ जाता है। ठीक है, तो ये क्या करता है? इनको मैं लिख देता हूँ, बेस एनालॉग्स इनकॉर्पोरेट्स in place of normal bases of DNA। मतलब जो नॉर्मल बेस है ना, जैसे थाइमीन नॉर्मल बेस था, ये नॉर्मल बेस की जगह ये बैठ गया बी, तो नॉर्मल बेस की जगह बी बैठ गया 5 ब्रोमो यूरेसिल, तो क्या कर देगा? ये म्यूटेशन कॉज कर देगा, कोडॉन्स में चेंज लाएगा, तो उसको बोलते हैं बेस एनालॉग्स। ठीक है, तो जो म्यूटाजन हम लोगों ने पढ़े, वो म्यूटाजन बेटा देखना, फिजिकल म्यूटाजन, केमिकल और बायोलॉजिकल। फिजिकल 2 टाइप के, आयनाइजिंग, नॉन आयनाइजिंग। आयनाइजिंग रेडिएशन के कारण होता है, नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन यूवी रेज, और आयनाइजिंग एक्स रेज और गामा रेज। आयनाइजिंग ज्यादा खतरनाक होते हैं। आरओ सिस्टम्स में जैसे यूवी रेज यूज करते हैं, ये थायमिन डाइमर बना देगा, थोड़ा ध्यान रखना है बस। जो आयनाइजिंग रेडिएशन होती है, एक्स रेज और गामा रेज, क्रोमोसोम को ही तोड़ देती है। केमिकल म्यूटेशंस में इंटरकलेटिंग एजेंट्स, ये क्या करते हैं? ये कोडॉन्स के बीच में जाके बैठ जाएंगे, रीडिंग फ्रेम चेंज कर देंगे, फ्रेम शिफ्ट करा देंगे। बेस को मॉडिफाई करना, बेस मॉडिफाइंग कैसे हो सकता है? डीएमिनेशन के कारण, एल्काइलेटिंग एजेंट्स के कारण। ठीक है, नेक्स्ट हमने पढ़ा बेस एनालॉग्स, ये जो हमने डिस्कस किया ये बेस एनालॉग्स है। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस से लास्ट छोटा सा टॉपिक है, सुन लेना, फिर खत्म हो गया ये। बायोलॉजिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं बेटा? कुछ वायरसेस होते हैं, जैसे ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन पैपिलो वायरस, जेनिटल हर्पिस, पढ़ाया था ना सर ने? हाँ, जेनिटल वॉर्ड। यस सर, ये वायरस क्या करता है? ये
HPV ह्यूमन पैपिलो वायरस तो सर्वाइकल कैंसर कर देता है, कहीं पढ़ा था? सर्वाइकल कैंसर या सब हाँ, तो बेटा ये सर ह्यूमन हार्ड herpes वायरस, आउटग्रोथ हो जाए। हाँ ये बिल्कुल सही, सर्विक्स के रीजन में, फीमेल्स के सर्विक्स रीजन में हो जाती है। तो इसके लिए पैप्समियर टेस्ट होता है। पैप्समियर टेस्ट पढ़ा है? नहीं सर ये नहीं पढ़ा। ये नहीं पढ़ा, चलो कोई नहीं। तो बायोलॉजिकल म्यूटेशंस क्या होते हैं? कुछ वायरसेस होते हैं। ये वायरसेस क्या करते हैं? ये हम वायरसेस अपना जीनोम हमारे जीनोम में इनकॉर्पोरेट करा देते हैं और हम लोग और कैंसर कॉज करते हैं, म्यूटेशन करा देते हैं और कैंसर कॉज करते हैं। एग्जांपल ह्यूमन हर्पीज वायरस, ह्यूमन पैपिलो वायरस। ह्यूमन पैपिलो वायरस क्या करता है? सर्वाइकल कैंसर करता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए पैप्समियर टेस्ट होता है, ठीक है? तो तुम लोग देखना, गूगल करना इसको, पैप्समियर टेस्ट, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे म्यूटेशन का पूरा टॉपिक हमारा फिनिश है। तो एक बार देखना जरा कुछ मॉड्यूल में क्या दिया उन्होंने, मेरे साथ रीड करना। मैं मॉड्यूल एक बार खोल लेता हूँ। टॉपिक कौन सा था हमारा? जेनेटिक्स। फिर वो तो जेनेटिक्स 2 कंप्लीट। हाँ ये है ना, ये हो गया था सारा, ये तो हमने पढ़ लिया था बेटा। म्यूटेशंस देखो, म्यूटेशंस बेटा दिख रहा है स्क्रीन पे? Yes, sir. गुड, यस सर। अब ठीक है। अब बेटा म्यूटेशंस की बात करें तो सडन हेरिटेबल चेंज इन जेनेटिक, ये तो हमने पता ही, ये सारा हमने पढ़ लिया था। म्यूटेशंस आर सोर्स ऑफ डिसकंटिन्यूअस वेरिएशन, हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ये, कंटिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस वेरिएशन क्या होती है? जैसे हम स्किन कलर ये सब। और डिसकंटिन्यूअस जैसे उन्होंने देखा था ना कि शीप में अभी ऋतिक रोशन पॉलीडेक्टिली। हाँ सर। Yes, sir. हाँ Yes, बिल्कुल sir. सही, यस सर। वही म्यूटेशन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होती है जो जर्मिनल होती है। ये सारा हमने पढ़ लिया था बेटा, ठीक है? ह्यूडोवेरीज वाला पॉइंट ये सब हमने पढ़ लिया था। तो आगे बढ़ता हूँ मैं। हाँ, इन्होंने फिर यहाँ पे शो किया हो गया बेटा, बीडल एंड टेटम वाला भी पढ़ लिया था हमने, प्रोटोट्रॉप और ऑक्सोट्रॉप, याद करो। यस सर ड्रोसोफिला Yes, sir. Yes, sir. न्यूरोस्पोरम सर। हाँ Neurospora. अच्छा, प्रोटोट्रॉप और ऑक्सोट्रॉप में कौन सा मिनिमम मीडियम में ग्रो कर जाएगा? प्रोटोट्रॉप। Protodrop. Wild. वाइल्ड टाइप है, बिल्कुल सही। अच्छा ये एक है MS स्वामीनाथन। MS स्वामीनाथन, इनको फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन ऑफ इंडिया बोलते हैं। इंडिया के फादर हैं ग्रीन रिवॉल्यूशन के। इन्होंने वीट में म्यूटेशन क्रॉस कराई थी गामा रेस में, तो थोड़ा इसको पढ़ लेना बस। क्रोमोसोमल म्यूटेशन और जीन म्यूटेशन। क्रोमोसोमल म्यूटेशन में देखना, इन्होंने चेंज इन नंबर ऑफ द क्रोमोसोम जीनोमैटिक होता है, और क्रोमोसोमल एब्रेशंस में स्ट्रक्चर चेंज होता है, हमने डिस्कस कर लिया था ये। जीनोमैटिक म्यूटेशन में यूप्लॉइडी और यूप्लॉइडी देखना, यूप्लॉइडी में मोनोप्लॉइड पढ़ लिया था हमने, डिप्लॉइड तो पता ही है, पॉलीप्लॉइड भी पढ़ लिया था, ठीक है? हमने ये पढ़ लिया था पॉलीप्लॉइड अगर ऑड नंबर प्लॉइडी होती है तो वो स्टेराइल होते हैं, याद आया? यस सर वो यस सर सीडलेस बनाने के लिए काम होता यस सर। बिल्कुल, पॉलीप्लॉइडी, ऑटो पॉलीप्लॉइडी पढ़ लिया था हमने, एलओ भी पढ़ लिया था और एलओ भी पढ़ लिया था। ये पार्ट हो गए हमारे, ठीक है? एक एग्जांपल है रेफनो ब्रासिका का, ये भी पढ़ लिया था। है। यस सर। ट्रिटिकम एस्टियम वाला भी पढ़ा था हमने, ट्रिटिकम ड्यूरम भी होता है एक, ठीक है? खैर ट्रिटिकम ध्यान रखना, इसमें एक चीज बात थी, ट्रिटिकम जो ट्रिटिकम एस्टिवम होता है हेक्साप्लॉइड 6x = 42 और ड्यूरम होता है 4n = 28, ये ड्यूरम है, ठीक है? थोड़ा याद रखना बस। नेक्स्ट ड्यूरम क्या है? बेटा वीट की वैरायटी है, ट्रिटिकम एस्टिवम और ट्रिटिकम ड्यूरम वैरायटी है, डिफरेंट वैरायटी ऑफ वीट जिनका प्लॉइडी लेवल डिफरेंट है, एक ड्यूरम है और एक एस्टिवम है, ठीक है? क्रोमोसोम नंबर डिफरेंट है बस, देखो, यस सर। ठीक है? आगे बढ़। नेक्स्ट है बेटा एन्यूप्लॉइडी। एन्यूप्लॉइडी हमने डिस्कस किया था, इसमें कुछ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, मोनोसोमी, डबल मोनोसोमी, नलिसोमी डिस्कस कर लिया था विद एग्जांपल, ठीक है? ट्राइसोमी, टेट्रासोमी सब हमने पढ़ लिया था, डिलीशन पढ़ लिया था, टर्मिनल डिलीशन, क्रूडोचाइड सारा पढ़ लिया बेटा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
ये सब पढ़ लिया तुम लोग, पढ़ना CML वाला पढ़ा था, ये सारा पढ़ लिया है। म्यूटाजेंस, म्यूटाजेंस को देख लेते हैं बेटा एक बार, ठीक है, ये सारा पढ़ लिया था। म्यूटाजेंस देख लेते हैं, थैलासीमिया भी पढ़ लिया था हमने। म्यूटाजेंस देखते हैं, फिजिकल और केमिकल दिए हुए इन्होंने। फिजिकल म्यूटाजेंस आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन से होता है। आयनाइजिंग जैसे अल्फा बीटा गामा एक्सरेज, ये सारी आयनाइजिंग रेडिएशन है। ये क्या करती है, क्रोमोसोम एब्रेशंस कर देती है, क्रोमोसोम को ब्रेक कर देंगी। मतलब क्रोमोसोम एब्रेशंस कैसे, स्ट्रक्चर चेंज कर देगा क्रोमोसोम का, जिसके कारण क्या होगा, कैंसर हो सकता है। नॉन आयनाइजिंग यूवी रेडिएशन क्या करती है, थायमिन डायमर फॉर्म करती है। तो लिखा होगा कहीं थायमिन डायमर, देखो, ठीक है, ध्यान रखना है। नॉन आइज तुमसे क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है बस, नॉन आइजिंग कौन सी है और आयनाइजिंग कौन सी है, और ज्यादा नहीं बढ़ेगा आगे। देखना आगे, केमिकल म्यूटाजेंस हमने पढ़ा था। केमिकल म्यूटाजेंस क्या काम करते हैं, अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे मस्टर्ड गैस बताया था मैंने, मस्टर्ड गैस EMS, MMS, ठीक है, MES, ये हमने पढ़ा था अभी। मस्टर्ड गैस, नाइट्रस एसिड मैंने बताया था, नाइट्रस एसिड याद करो, डीएमिनेशन में नाइट्रस एसिड क्या करता है, डीएमिनेशन करता है और टॉटामर्स फॉर्मेशन कर देता है। जैसे एडेनिन का हाइपोजेंथिन, ग्वानिन का डीएमिनेशन हो गया तो जेंथिन, और साइटोसिन का डीएमिनेशन हो गया तो यूरेसिल। ये थोड़ा याद रखना बेटा, ये वाला पेज इंपॉर्टेंट है। मैं तुम्हें तुम्हारे पास मॉड्यूल है सबके पास? यस सर, PDF है। हाँ ठीक है, PDF ये है वाला सर। पॉइंट, इसके वाला पॉइंट थोड़ा याद रख लेना। मैंने अभी पिछले पेज पे ना साइटो उधर एडेनिन का डीएमिनेशन करके जेंथिन लिख दिया था, वो Xanthan लिख दिया। हाँ, वो हाइपोजेंथिन होगा, और ग्वानिन का डीएमिनेशन जेंथिन कराएगा। ये थोड़ा याद रखना, ठीक है, ये वाला पार्ट थोड़ा याद रखना। टॉटामर्स की फॉर्मेशन होती है। बेस एनालॉग्स भी पढ़े थे हमने, ठीक है, बेस एनालॉग्स बताया था ना, 5 ब्रोमो यूरोसिल थायमीन की जगह आ जाता है, ये बताया था मैंने अभी। एल्कालाइटिंग एजेंट्स एल्काइल ग्रुप ऐड कर देते हैं, ये वाला पार्ट भी पढ़ा था हमने। बस सर ये एक कौन सा क्या बोल रहे हो? मॉड्यूल है सर? हमारे पास सर दूसरा मॉड्यूल है, इतना उसमें इतना है ही नहीं। अच्छा, सर ने कोई भेजा तो था। ये सर इसमें सर एक दोबारा, एक पॉइंट का इस बारे में सर हमारे पास जो मॉड्यूल है। अच्छा कोई नहीं, ये भेज देंगे। एक्रिडिन ये भी बताया था मैंने, एक्रिडिन प्रोफ्लेविन डाई इंटरकैलेटिंग एजेंट्स है बेटा, ये इंटरकैलेटिंग एजेंट्स हमने डिस्कस किया था ये। अच्छा, ये गोल्डन की पॉइंट्स सारा पढ़ लिया था हमने बेटा। ये फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड म्यूटेशन, म्यूटेशन ब्रीडिंग का एक एग्जांपल दिया था मैं तुम्हें, याद करो, अबल्स्कस एस्कुलेंटा का। यस सर, ओके। यस सर, लेडी फिंगर। हाँ, प्रभनी Yes, क्रांति उसको बोलते हैं, प्रभनी क्रांति। जब ऐसा इंडिया में करा गया था ना, तो उस क्रांति का नाम, जो जो वो लेडी फिंगर वायरस के रेजिस्टेंट हो गई थी, तो उसको बोला जाता था प्रभनी क्रांति। है, क्रांति आ गई थी। म्यूटेशन ब्रीडिंग क्या होता है, वो एक बेनिफिशियल म्यूटेशन लाना टू ऑब्टेन गुड वैरायटीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। फॉरवर्ड और बैकवर्ड म्यूटेशन पढ़ लिया था हमने। अच्छा देखो, म्यूटॉन क्या होता है, म्यूटॉन, ये पॉइंट है थोड़ा देखना। म्यूटॉन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज म्यूटेशन। मतलब अगर कोई डीएनए है, उसका एक छोटा पार्ट जो म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेशन हो रही है, उसे म्यूटॉन बोलते हैं। एक होता है रिकॉन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। तो याद रखना, रिकॉन क्या होगा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज रिकॉम्बिनेशन। म्यूटॉन, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए विच अंडरगोज म्यूटेशन। सिस्ट्रॉन तो बताइए तुम्हें, एक ऐसा पार्ट डीएनए का जो क्या बना दे, पॉलीपेप्टाइड। मिससेंस, नॉनसेंस और सेम सेंस, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया था। तो ये हमारे म्यूटेशन वाला टॉपिक खत्म हो गया, क्वेश्चंस मैं तुम्हें दे दूंगा। तो म्यूटेशन यहाँ पे हमारा फिनिश हो गया बेटा। तो म्यूटेशन तुम अच्छे से पढ़ना, म्यूटेशन इज फिनिश, ठीक है। तो बेटा आगे जो हमें टॉपिक पढ़ना है, हमें आगे हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो उसको हमें डिस्कस करना है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को देखना एक बार। अच्छा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बेटा जो हमें रीड करना है ना, वो केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है, ठीक है, केवल और केवल एनसीईआरटी से पढ़ना है। तो मैं एनसीईआरटी से हमें रीड करना होगा, ये सारा याद करने का पार्ट है इसमें, ठीक है बेटा। ये मेरे पे एनसीईआरटी की बुक खुली हुई है, तुम्हारे पास है तो तुम भी खोल सकते हो, और नहीं तो मेरे साथ रीड कर सकते हो। तो स्टार्ट करो बेटा ह्यूमन जीनोम सर प्रोजेक्ट। आपकी आवाज आज थोड़ी क्लियर नहीं आ रही सर। अब आ रही है मनु? हाँ अब आ सर, जाएगी, थोड़ी आ रही है। अब आई वॉइस?
बेटा वॉइस आ रही है मेरी क्लियर? बच्चों बताओ। यस सर। Yes, sir, आ गई। Yes, sir. Yes, sir. ओके ठीक है बेटा, हो सकता है मनु नेटवर्क, मेरा नेटवर्क में इश्यू हो, नेटवर्क इश्यू होता है तो दिक्कत करता है थोड़ा। खैर अब आ रही है क्लियर, मैं थोड़ा और पास आ गया हूँ नेटवर्क की। Yes, sir. ठीक है बेटा, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हमें रीड करना है। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या है, तो एक बार सुनेंगे थोड़ा सा, फिर मैं इसको तुम्हें आगे बढ़ाता हूँ। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के बारे में सुनना जरा। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या बोलता है बेटा, सुनना। HGP बोलते हैं इसे, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट इज HGP। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, इसमें क्या किया गया था सुनना। ये सारा का सारा थियोरेटिकल है, हमें याद ज्यादा करना है इसमें। अच्छा सपोज करो एक इंडिविजुअल है, ठीक है भाई, एक इंडिविजुअल है। अब क्या काम किया गया, अब हम चाहते हैं कि इसका सेल है, न्यूक्लियस, इसका जो सेल है, सेल में क्या होगा, सेल में इसका पूरा का पूरा क्रोमोसोमल मटेरियल होगा, से डीएनए पूरा थ्रेड 2.2 मीटर लंबा, याद है? Yes, sir. 2.2. अगर 2 मीटर लंबे डीएनए की कोडिंग कर दो, कोडिंग मतलब ATGC के फॉर्म में ले आओ। ATGC एडेनिन, मतलब जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है, फर्स्ट नंबर से स्टार्ट करो और आखिरी तक जितने भी हैं उसको पूरा का पूरा सीक्वेंस कर डालो। बहुत आ गया था हम लोगों का, ह्यूमन का जो डीएनए है, डीएनए लिया गया था और पूरा का ह्यूमन, बेटा माइक ऑफ करना, पूरा का सर पूरा वॉइस नहीं आ रही आपकी। हाँ अब आएगी। पूरा का पूरा बेटा डीएनए जो है ना, पूरा का पूरा डीएनए सीक्वेंस कर दिया था। ठीक है, तो इस इंडिविजुअल का सेल लिया, सेल में से न्यूक्लियस में से जो डीएनए निकला 2.2 मीटर लंबा, तो जो पहला न्यूक्लियोटाइड था और जो आखिरी होगा लास्ट, वो कौन सा है और उसका कौन सा है और वो किस पोजीशन पे है, मतलब सब कुछ एग्जैक्टली बता दिया। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस कर दिया। तो जैसे मैं अगर तुमसे बोलूं हमारा जो इंसुलिन जीन है, अगर इंसुलिन जीन जो भी है हमारा, तो इंसुलिन जीन की जो सीक्वेंस है, मतलब ATGC के फॉर्म में बताओ, तो वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट ने ऐसा कर दिखाया था। तो ये प्रोजेक्ट बहुत ही कॉस्टली प्रोजेक्ट था। तो देखा गया इस प्रोजेक्ट के बाद, जब ये प्रोजेक्ट हुआ, तो हमारे एक सेल में जो इंफॉर्मेशन आई वो देखना कितनी होती है। अगर हम एक A4 साइज का पेज लें और उस पेज पे मैं 1000 वर्ड्स लिख, ऐसे 1000 पर एक बुक के 1000 पेज। ऐसी हमें कितनी होगी, 1000, हाँ 1000 शीट चाहिए होगी। और वो बुक में ऐसी नोटबुक चाहिए होगी 3300। अगर सुनो, एक A4 साइज की शीट पे 1000 वर्ड लिखे, और वो जो A4 साइज की शीट पे 1000 वर्ड लिखे, और वो जो कॉपी है जिसमें A4 साइज शीट है उसमें 1000 शीट्स हो, तो ऐसी हमें 3300 नोटबुक बुक्स चाहिएगी टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ वन सेल। तो इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन हमारे निकल के आई। तो भाई इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन को हम कॉपी रजिस्टर में तो मेंटेन नहीं कर सकते, तो इसलिए हम लोगों ने कंप्यूटर्स को यूज किया। तो हमें जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये कंप्यूटर्स को यूज करके उसमें स्टोर कर दिया। तो उस ब्रांच ऑफ बायो को बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायो इन्फॉर्मेटिक्स। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेटिक्स आ गया ना। तो हमने कंप्यूटर्स को यूज किया टू स्टोर द इंफॉर्मेशन और टू स्टोर द एनी बायोलॉजिकल इंफॉर्मेशन इन द कंप्यूटर्स, तो उसको बोलते हैं बायो इन्फॉर्मेटिक्स। मैं तुम्हें एक शो करता हूँ, तुम लोग को सबको स्क्रीन दिख रही है ना? यस सर। Yes, sir. दिख रही है। Yes, sir. मैं गूगल पे जा रहा हूँ तो मैं शो करता हूँ बायो इन्फॉर्मेटिक्स है क्या। अब सुनना जरा, देखते रहना। ये मैंने एक वेबसाइट डाली है, NCBI दिख रही है, नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। यस सर। ये जो वेबसाइट Yes. है, Yes. ये जो वेबसाइट है बेटा, ये गवर्नमेंट वेबसाइट है। देखो लिखा होगा .gov, एक मिनट रुको, ये क्या हो गया, हाँ यस सर दिख रहा .gov है। लिखा, NCBI.gov लिखा है, यस सर। बिल्कुल Yes. ये गवर्नमेंट की वेबसाइट। अब देखो इस वेबसाइट को मैं ओपन करता हूँ। अब इस वेबसाइट में देखो क्या हो गया, डेटा नेशनल सेंटर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन है इसमें। इसमें देखो सारी देखो, जीनोम्स, जीन्स एंड एक्सप्रेशन, जीनोम्स एंड मैप्स, जीनोम्स एंड मैप्स पे जाता हूँ। इसमें सारा डेटाबेसेस आ गए। सिंपल मैं क्या करता हूँ, मैं पे सर्च कर लेता हूँ इंसुलिन जीन, इंसुलिन जीन सर्च।
अब देखो डेटाबेस आ गया इंसुलिन जीन का, इधर ना दिया होगा, रिजल्ट्स ऑफ डेटाबेस, बुक शेल्फ, जीनोम्स आ गए, बायो कलेक्शन, पब्लिकेशंस आ गई, प्रोटीन्स आ गए। ठीक है, अब सुनो, मैं इसका जीनोम में तो कुछ न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस पे आ गया। होमोसेपियंस दिख रहा है बेटा सेकंड नंबर पे, होमोसेपियंस क्रोमोसोम 1। यस सर। Yes, sir. अब मैं इसको क्लिक करता हूँ। Yes, sir. बिल्कुल देखो लिखा है, ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ दिस रिकॉर्ड सीक्वेंस एंड एंट्री फीचर्स आर नॉट शोन, यूज द कस्टमाइज व्यू पैनल टू चेंज द डिस्प्ले। इनके लिए अलग सिस्टम्स होते हैं, खैर सुनो कोई नहीं। अब मैं क्या करूंगा, इसकी फॉर्म ब्लास्ट, रन ब्लास्ट। न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस, you know, होमो सेपियंस, इन्होंने चेंज कर दिया सर। ये ओपन नहीं कर रहे हैं अभी ये लोग, पता नहीं, इन्होंने वेबसाइट चेंज कर दी अपनी एल्गोरिथम। तो तुम लोग उसको सर्च करना, देखना, मैं भी तुम्हें बताऊंगा इसको देखकर। अभी इन्होंने पूरा अपना सिस्टम चेंज कर दिया है, तो इसमें जितनी भी हमारी चलो मैं इसको तुम्हें ओपन करके दिखाऊंगा, अभी आज मैं ओपन करता हूँ इसको। तो इसमें क्या होता है बेटा, जो मैंने वेबसाइट खोली थी, तुम लोग भी खेलना, ये एनसीबीआई जो वेबसाइट है, इसमें हमारे सारे के सारे जीन्स की इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है। ठीक है, सारी की सारी न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस स्टोर्ड है। ऐसा क्यों हो पाया, हम लोगों ने क्यों स्टोर कर पाए, क्योंकि हम लोग अपना ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर चुके हैं। नॉट इवन ह्यूमन, हम लोग मोस्टली मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का कर चुके हैं। तो मैक्सिमम ऑर्गेनिजम्स का हम लोग कर चुके हैं, तो हमारे सिलेबस में यहाँ पर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट है, ह्यूमन एचजीपी। ध्यान रखना बेटा, इस बार नए सिलेबस में राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी आ गया है। तो हमारी एनसीईआरटी में शायद और ना मॉड्यूल में भी राइस जीनोम प्रोजेक्ट नहीं दिया हुआ। तो तुम लोग मुझे याद दिलाओगे, जब नई एनसीईआरटी आएगी उसमें वाला प्रोजेक्ट इंक्लूड किया गया है, तो हमें पढ़ना है। तो कोई याद रखना, राइस जीनोम प्रोजेक्ट भी पढ़ना है हमें बेटा। तो अभी नई वाली एनसीईआरटी नई एनसीईआरटी कौन सी है बेटा, एनसीईआरटी मत लेना, ये जब इसका आ जाएगा मैं डाउनलोड करके पीडीएफ भेज दूंगा तुम्हें। अच्छा जीनोम प्रोजेक्ट हमारा सिलेबस में है, और राइस जीनोम प्रोजेक्ट हमें अभी किसी भी नोट, अभी कोविड की दिक्कत के कारण अभी हमने इंट्रोड्यूस नहीं किया, बट ये इस बार राइस जीनोम प्रोजेक्ट आ गया है। तो हमारे सिलेबस में भी ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट दिया हुआ है, लेकिन ये भी इंक्लूड कर दिया गया। तो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं। तो समझ आया जीनोम प्रोजेक्ट का क्या मतलब है? जीनोम प्रोजेक्ट का मतलब है कि जितने भी जीन है उनको सीक्वेंस कर देना, तो जीनोम को सीक्वेंस कर देना एटीजीसी की फॉर्म में। समझ आया तुम लोगों को क्या है ये? यस सर। ये सर है। ठीक है, अब सुनो, अब Yes, थोड़ा sir. लैंग्वेज पढ़ना मेरे साथ, ये क्या बोलते हैं। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस you have learned that it is the sequence of bases in DNA that determines the genetic information of a given organism. ठीक है, in other words genetic makeup of an organism or an individual। बेटा ये सारा ध्यान से सुनना, एनसीईआरटी से ही हमें सारा रीड करना है ये, तो तुम लोग मेरे साथ एनसीईआरटी से रीड करोगे लाइन बाय लाइन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है इसलिए, तो तुम लोग एनसीईआरटी का है पूरा, तो एनसीईआरटी का है ये पूरा, तो मेरे साथ तुम रीड करोगे बेटा एनसीईआरटी की लाइन से सारे, और ये हमें एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। ठीक है, इससे बाहर से कोई क्वेश्चन आ ही नहीं सकते हैं। तो बेटा रीड करना मेरे साथ। इन अदर वर्ड्स जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन द डीएनए। भाई जितना भी हम लोगों को पता है जेनेटिक मेकअप हमारा डीएनए के अंदर है, जितनी भी इंफॉर्मेशन है सब डीएनए के अंदर स्टोर है। इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंस शुड आल्सो बी डिफरेंट। भाई एक इंडिविजुअल है और एक इंडिविजुअल, दोनों इंडिविजुअल आपस में डिफरेंट है, तो डिफरेंट क्यों है? क्योंकि इन दोनों के डीएनए में डिफरेंस है। ठीक है, दिस assumptions led to the quest finding out the complete DNA sequence of human genome। तो ये assumptions थी कि भाई दो लोग हैं, दोनों लोग आपस में डिफरेंट हैं, तो ये दोनों लोग डिफरेंट हैं, तो किस कारण डिफरेंट हैं?
तो इससे क्वेस्ट अराइज हुई। क्वेस्ट मतलब समझते हो क्वेस्ट क्या होता है? एक क्वेश्चन राइज हुआ, एक जानने की इच्छा राइज हुई। तो ये दो लोग अलग क्यों हैं? तो इस इच्छा ने with the establishment of genetic engineering techniques where it was possible to isolate and clone any piece of DNA and देखो इस पे क्वेश्चन आ सकता है इस लाइन पे, क्या बोलते हैं? with the establishment of genetic engineering technique, पहला पॉइंट। दूसरा, it was possible to isolate and clone any piece of DNA, दूसरा पॉइंट। and availability of simple and fast technique for determining DNA sequence, तीसरा पॉइंट। अच्छा, तो ध्यान रखना ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये जो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो हमने किया, तो इस जीनोम प्रोजेक्ट को हमें हमारे ऐसे कौन से चीजें थी जो हमारे पास जो इसको करने में आसानी हुई। पहला पॉइंट क्या लिखोगे? एस्टेब्लिशमेंट ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक्स। दूसरा पॉइंट, आइसोलेशन एंड क्लोन ऑफ एनी पीस ऑफ डीएनए, मतलब किसी भी डीएनए को निकाल सकते हैं हम और किसी भी डीएनए को क्लोन कर सकते हैं। तो ये भी हमारी टेक्निक बहुत यूजफुल थी। और तीसरा, इजी टेक्निक्स ऑफ डिटरमाइनिंग डीएनए सीक्वेंस। A very ambitious project of sequencing human genome was launched in the year 1990. तो ये क्वेश्चन पूछ सकता है किस ईयर में लॉन्च हुआ? 10 साल चला था ये, 1990, याद रखना। 1990 में स्टार्ट हुआ था। Human Genome Project was called as a mega project. You can imagine the magnitude and requirements for the project if we simply define the aims of the project. अब सुनना जरा। Human Genome Project is said to have approximately, हम लोगों के इतने होते हैं हैप्लॉइड में, पता है ना, जीनोम में हमारे अंदर 3 × 10⁹ बेस पेयर है और डिप्लॉइड है। ये मैं डिस्कस किया था, याद है तुम्हें जब चैप्टर स्टार्ट किया था? यस सर, Yes, करा sir. था। सी वैल्यू होते हैं। हाँ, और जो जीनोम होता है जीनोम हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये भी बताया था मैंने। जीनोम हमेशा हैप्लॉइड प्रेजेंट होता है, बताया था ये। यस सर, जीनोम इज हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम। थोड़ा वॉइस लैग आ रहा है। किसी का माइक ऑन है। हाँ, सी वैल्यू जिसको बोल रहा था मैं, सी वैल्यू। यस सर, सी वैल्यू 3 × 10⁹ Very exactly. And if अब सुनो जरा, and if the cost of sequencing required is $3 per base pair, मतलब एक बेस पेयर को सीक्वेंस करने के लिए $3 लग रहे हैं। कितने डॉलर्स लग रहे हैं? 3। तो एस्टिमेटेड कॉस्ट लगाएं अगर, तो $9 बिलियन आएगी। तो ये बहुत कॉस्टली प्रोजेक्ट है, ठीक है। और ये सब चीजें हमने पढ़ लिया कि 3300 बुक्स, ये सब लिखा हुआ है। तो इतनी enormous amount of data expected to be generated, also necessary the use of high speed computational devices for data storage and retrieval and analysis. तो इसके लिए हम कंप्यूटर्स यूज करते हैं, और उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को क्या बोलते हैं? बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो ये क्वेश्चन आ सकता है बोर्ड एग्जाम में कि डिफाइन बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स में क्या लिखोगे? तो इट इज अ टेक्निक इन विच वी यूज हाई स्पीड कंप्यूटेशनल डिवाइसेस या हाई स्पीड कंप्यूटर्स टू स्टोर द जेनेटिक इंफॉर्मेशन। इतना लिख देना बस। तो दिस इज बायोइन्फॉर्मेटिक्स, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है गोल्स। ये इंपॉर्टेंट है भाई, सिंपल आता है एग्जाम में कि गोल्स ऑफ एचजीपी क्या है। और आगे हम चलेंगे तो आगे एक चीज शो करता हूं तुम्हें। आगे यहाँ पर एक लिखा हुआ है फीचर्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो तुम लोग गलती क्या करते हो, बच्चे लोग गलती क्या करते हैं? पूछा गया है गोल लिखो तो बच्चे लिख देते हैं फीचर, पूछा गया फीचर तो लिख देते हैं गोल। तो इसमें गड़बड़ मत करना। गोल्स ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट क्या होता है? गोल्स क्या थे, मतलब जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था तो गोल्स एस्टैब्लिश किए थे। वो गोल्स क्या थे सुनना भाई। जैसे जब तुमने 10th पास की थी, तुम्हारा गोल था ना कि मेडिकल एग्जाम क्लियर करना है, मेडिकल कॉलेज में जाना है। तो जब एचजीपी शुरू हुआ था तो उसके कुछ गोल्स थे। वो गोल्स क्या है देखते हैं। आइडेंटिफाई ऑल द अप्रोक्सीमेटली 20,000 to 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। तो जितने भी हमारे अंदर जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई करना। कितने जीन्स हैं? 20,000 से 25,000, ऐसा लोग मानते थे पहले। 20,000 से 25,000 जीन्स है जितने भी, उनको आइडेंटिफाई करना, पहला गोल। दूसरा गोल क्या था? डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ द 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए। भाई जितने भी हमारे अंदर बेस हैं उनका सीक्वेंस पता लगाना। तीसरा गोल, स्टोर द इंफॉर्मेशन। ये थर्ड गोल है, स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डेटाबेस। जो इंफॉर्मेशन हमें आएगी उसको किसी डेटाबेस में रखना, कंप्यूटर में रखना या कहीं भी रखना, तो उसको डेटाबेस में स्टोर करके रखना, ठीक है। चौथी इंफॉर्मेशन, चौथा क्या बोल रहे हैं? इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस। इम्प्रूव टूल्स फॉर डेटा एनालिसिस मतलब क्या होता है इसका सुनना। मतलब सपोज करो एक कंप्यूटर है, मैंने क्या काम किया, एक ह्यूमन सेल लिया,
उस ह्यूमन सेल को सीक्वेंस कर डाला, मतलब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से, और इसके अंदर स्टोर कर दी इंफॉर्मेशन। तो अब मुझे, जब मैंने स्टोर करी, तो अब उस स्टोर करने के लिए मुझे एक ऐसा सॉफ्टवेयर चाहिए जिससे मैं इजीली इस इंफॉर्मेशन को रीड कर पाऊं। जैसे मैं सर्च में डालता हूं इंसुलिन जीन, तो मुझे इंसुलिन जीन की इंफॉर्मेशन मिल जाए। मैं डालता हूं ग्लूकागॉन जीन या कोई भी जीन डालता हूं, तो उस जीन की इंफॉर्मेशन मिल जाए। तो जो डेटा एनालिसिस, मतलब डेटा को एनालाइज करने के लिए मुझे टूल्स चाहिए। जैसे मैं तुम्हें आज एनसीबीआई की वेबसाइट दिखाई थी, एक एनसीबीआई की वेबसाइट जो हमने खोली थी बेटा, एनसीबीआई, तो वो एक टूल है जिससे हम डेटा, जो डेटा स्टोर है उसको हम एनालाइज कर पाते हैं। तो हमें इम्प्रूव टूल्स चाहिए। 5th पॉइंट बोलता है ट्रांसफर रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज। मतलब हमने जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट किया, उसकी सारी की सारी सीक्वेंस हमें आ गई, हमें पता पड़ गई इंसुलिन जीन की क्या सीक्वेंस है या किसी भी जीन की क्या सीक्वेंस है। वो हम सीक्वेंस इंडस्ट्रीज को दे दें, फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे दें। फार्मास्यूटिकल मतलब समझते हो? यस, Yes, दवाइयों वाली कंपनी, दवाइयाँ फार्मा, यस। हाँ, जो दवाइयां बनाती हैं। तो हमने मतलब जो भी इंफॉर्मेशन आई, हम रिलेटेड इंडस्ट्रीज को वो इंफॉर्मेशन आगे दे दें, ये भी गोल था। और छठा गोल देखना, एलसी। एलसी क्या होता है? एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज। मतलब इससे ये भी डर था कि जब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट करेंगे तो कई लोगों में कई आउटरेजियस, मतलब लोग कोई लीगल या कुछ लोग जो है कुछ इशू क्रिएट ना करें। भाई कुछ लोग हंगामा ना करें, भाई ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट कर रहे हो, क्यों सीक्वेंस कर रहे हो, या किसी एनिमल का कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसी या कोई कोर्ट में केस डाल दे कि भाई ह्यूमन पे ऐसा रिसर्च नहीं कर सकते, तो अगर कोई ऐसा इशू आएगा तो उसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो लिखा है ना, एड्रेस द एथिकल, लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट से जो ये अराइज होगा तो वो हमें उसको एड्रेस करना है। तो ये 6 पॉइंट है बेटा इसके गोल्स। तो अगर एग्जाम में आते तो हमें यही लिखना है। तो पहला क्या लिखना है? 20 से 25 हजार जीन्स का पता लगाना, 3 बिलियन केमिकल बेसिस का सीक्वेंस पता लगाना, इम्प्रूव, हम लोगों को ये सब इंफॉर्मेशन जो आएगी किसी के अंदर स्टोर करने के लिए हमें डेटाबेस चाहिए। कुछ हमें टूल चाहिए जिस डेटाबेस को हम अच्छे से एनालाइज कर पाए। हम लोग जो हमारी इंफॉर्मेशन है किसी दूसरी इंडस्ट्री को आगे सप्लाई भी कर पाए, जैसे हमारे केस में फार्मास्यूटिकल कंपनीज को दे पाए। चौथा, ये 6 वाला एलसी, एथिकल, लीगल, सोशल इश्यूज को एड्रेस कर पाए। तो बेटा ये सारे गोल्स थे हमारे एचजीपी के, जो हमें रीड करने हैं एनसीईआरटी से ही। अच्छा, 13 ईयर्स प्रोजेक्ट था ये, 10 ईयर का नहीं था, 13 ईयर प्रोजेक्ट था ये। कहाँ पे चला था? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और यूएस में हुआ था। ये थोड़ा फैक्चुअल है ये चीजें पढ़ना। तो बेटा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को जो भी पढ़ना है मैं आगे नेक्स्ट क्लास में रीड कराऊंगा। जो भी हमें पढ़ना है वो पूरा का पूरा हम लोगों को एनसीईआरटी से ही पढ़ना है। एनसीईआरटी से हम आगे नहीं जाएंगे, तो उसको थोड़ा याद रखना।